स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसएम में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है एमपीएस 003 भारत लोकतंत्र और विकास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है जेंडर और विकास के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, जेंडर और विकास के बारे में बताना है कि उन दोनों में आपस में क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ जेंडर शब्द का प्रयोग समाज में जो महिलाओं की समस्या होती है उन समस्याओं के अध्ययन करने के रूप में किया जाता है। ठीक है, समाज में जो भी महिलाओं की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं का अध्ययन करना, यानी समाज कौन कौन सी समस्या है उनके बारे में जानना, उसके रूप में किया जाता है। ठीक है, जेंडर शब्द का प्रयोग विश्व भर में इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए लिंग की समानता और महिलाओं को अधिकार प्रदान होने चाहिए। ठीक है, विश्व भर में इस बात को माना गया है कि प्रत्येक क्षेत्र यानी चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए समाज में क्या होनी चाहिए, लिंग की समानता होनी चाहिए, यानी पुरुष और महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ समानता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और महिलाओं को जो अधिकार है वो प्रदान किए जाने चाहिए। पहले महिलाओं की भूमिका परिवार और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित थी। ठीक है, पहले क्या माना जाता था कि महिला का सिर्फ क्या काम होता है कि परिवार का पालना और परिवार का ध्यान रखना और बच्चों का पालन पोषण करना, परंतु आज आधुनिक समय में ऐसी स्थिति थोड़ा है। और आज महिलाएं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तथा समाज का सर्वांगीण विकास में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी है। आज हम लोग क्या देखते हैं कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक, हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, पुरुषों के समान आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार पुरुष आगे बढ़े उसी प्रकार महिलाएं आगे बढ़ी और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है, दोनों साथ में चल रहे हैं। पुरुष भी आगे बढ़े, महिलाएं भी आगे बढ़ी है वर्तमान समय में। पहले ऐसा समझा जाता था कि महिलाएं सिर्फ परिवार का ध्यान रखें और बच्चों का पालन पोषण करें, परंतु आज स्थिति बदल गई है। विश्व विकास की प्रक्रिया में महिलाओं का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया। ठीक है, विकास जो होता है, जो विकास जो किया जाता है उसमें क्या गया, महिलाओं को ना बड़े पैमाने पर बहिष्कार मतलब उन्हें नकारा गया है। ठीक है, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, विकास की प्रक्रियाओं से महिलाओं को बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए विकास का सिद्धांत लिंग से निपटने से संबंधित है। इसलिए विकास का सिद्धांत क्या है, लिंग से निपटने, मतलब लिंग की समानता होनी चाहिए, मतलब जो स्त्री होती है, पुरुष जो होते हैं, उन दोनों में समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव, मतलब पुरुष महिलाओं को जो कम जो समझा जाता है पुरुषों के अकॉर्डिंग, वो ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए, उससे निपटने से संबंधित है। आंकड़े और उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों और योजनाबद्ध विकास के बावजूद भी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाएं पिछड़ी हुई है। ठीक है, नीतियाँ हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, इन सारी विकास की योजनाएं हो रही है, इन सब के बावजूद भी जो है ना महिलाएं ना बहुत बिछड़ी हुई है। रियलिटी ये है, संपत्ति और आर्थिक अधिकार से वंचित है। महिलाएं क्या है, संपत्ति के अधिकार नहीं, या होता है ना कि पुरुषों को तो अधिकार है संपत्ति का, परंतु महिलाओं को अधिकार नहीं है ना। महिलाओं को ये जो सिर्फ बेटों को अधिकार दे दिया जाता है और जो बेटियां होती हैं उनका कोई संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। अभी तो खैर उस चीज़ को आगे कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में लेडीज़ का भी, मतलब बेटी का भी अधिकार होता है। पहले नहीं थी ये चीज़। आर्थिक अधिकार से वंचित है तथा हर स्तर पर लैंगिक भेदभाव होता है। लैंगिक भेदभाव वही, मतलब पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है और महिलाओं को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको बहुत कम महत्व दिया जाता है और हिंसा का शिकार है, उनके साथ हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है। इसलिए नीतियों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समस्याओं से निपटना होना चाहिए। ठीक है, इसलिए नीतियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक समस्याओं से निपटना। समाज की जो भी समस्या है, आर्थिक समस्या है या सामाजिक समस्या, उन सबसे निपटना होना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय हो सके, समाज में न्याय स्थापित हो सके और समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, पुरुष और महिला के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यदि विकास के लाभ महिलाओं तक नहीं पहुँचे तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। ठीक है, यदि विकास के जो लाभ है महिलाओं तक नहीं पहुँचते तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि विकास में महिलाओं का हिस्सा बढ़ा दिया जाए। ये विकास में अगर महिलाओं
तक लाभ नहीं पहुंच रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी नहीं है कि उसके जो विकास में महिलाओं का हिस्सा बढ़ा दिया जाए, मतलब महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज़्यादा कर दी जाए, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि विकास के स्वरूपों में बदलाव किया जाए। ठीक है, उनके अनुभवों परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर उनके स्वरूपों में बदलाव किया जाना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि विकास का जो मॉडल भारत में अपनाया गया है वो किस पर आधारित है। ठीक है, हमें ये देखना होगा, हमें ये समझना होगा कि भारत में जो विकास का जो मॉडल अपनाया गया है वो किस चीज़ पर आधारित है। सामाजिक आर्थिक कल्याण, उसमें सामाजिक आर्थिक कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है, या उत्पादन की वृद्धि को अधिक महत्व दिया जाता है कि उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हो। मार्गरेट मीड जैसी अग्रणी नारीवादी मानवशास्त्री ने दिखाया है कि पुरुष और नारी की अवधारणा अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग है। ठीक है, मार्गरेट मीड जैसी अग्रणी नारीवादी जो मानवशास्त्री है, उन्होंने ये दिखाया है कि पुरुष और नारी की जो अवधारणा है ना वो अलग अलग संस्कृति मतलब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी उनकी संस्कृति होती है उनमें अलग अलग होती है। उसमें नारी की जो अवधारणा है वो अलग होती है, पुरुषों की जो अवधारणा है अलग होती है। यानी अलग अलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी संस्कृति है उनमें नारी और पुरुषों की जो अवधारणा है वो अलग अलग है। स्वतंत्रता के समय भारतीय समाज में स्त्री पुरुषों में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। जब स्वतंत्रता का जब समय था उस समय क्या देखा जाता था कि भारतीय समाज में जो स्त्री और पुरुष थे ना उसमें सामाजिक और आर्थिक असमानताएं मतलब पुरुषों को अधिक महत्व देना और महिलाओं को बहुत कम मानना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय समाज में स्त्री और पुरुषों को स्त्री को बहुत नीचा समझा जाता था और पुरुषों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। परंतु बाद में संविधान के अनुच्छेद 15 के द्वारा समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 15 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, मगर साथ ही धर्म के आधार पर बने पारिवारिक कानूनों को मान्यता देकर स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत का विरोध किया गया है। ठीक है, और परंतु पारिवारिक रूप से जो परिवार के जो परंपराएं होती थी वो उन लोगों का ये मानना था कि स्त्री और पुरुषों को बराबर नहीं समझा जा सकता। ठीक है, जैसे कोर्ट मैरिज, हमारे रीति रिवाज में ये कोर्ट मैरिज नहीं होती है, हमारे में मतलब तरीका अलग होता है, तो वो समान नहीं समझते थे। वो पारिवारिक कुछ धर्म के जो लोग हैं वो स्त्री पुरुष को समान नहीं समझते थे। जैसे कोर्ट मैरिज हो गया उसका विरोध करते थे, ज़मीन जायदाद में स्त्री का अधिकार नहीं होना चाहिए इस बात का विरोध करते थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर विरोध था। संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता का अधिकार दे दिया गया था, परंतु पारिवारिक जो लोग थे वो इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। वो नहीं मान रहे थे कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है। इसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध अधिकारों को मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध जो भी महिलाओं के साथ जो भी शोषण होते थे उसके विरुद्ध अधिकारों को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। परंतु 1976 तक स्त्री और पुरुषों को समान काम करने के लिए समान वेतन का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, 1976 तक ये चीज़ थी कि स्त्री अगर जो काम करती है और पुरुष जो बराबर समान जो काम करते हैं उन्हें समान वेतन नहीं मिलता था। स्त्री का काम भी वही है, अब कुछ भी मैनेजमेंट कुछ भी स्त्री का मतलब किसी जॉब कर रही है कोई सी, उसी सेम जगह पर पुरुष भी जॉब कर रहा है तो पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाता था और स्त्री को कम वेतन दिया जाता था। ये चीज़ 1976 तक सेम थी। वेतन का जो अधिकार था वो नहीं था। 1976 के बाद बराबर अधिकार की बात कर दी गई थी कि पुरुषों को भी और स्त्री को दोनों को बराबर का अधिकार दिया जाए, समान काम में समान वेतन भी दिया जाए। ठीक है, अगर जो उसका काम समान है, जो पुरुष कर रहा है वही महिला काम कर रही है तो उसका वेतन भी तो समान होना चाहिए, उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना पुरुष को मिल रहा है। तो इस चीज़ का 1976 के बाद ये चीज़ लागू कर दी गई थी। महिलाओं और पुरुषों के बीच जो भेदभाव जो असमानताएं हैं उन्हें दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों के बीच जो भेदभाव जो असमानता है उन्हें दूर करने के लिए कोई बस ठोस जो महत्वपूर्ण जो कदम है ना वो नहीं उठाए गए, कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। बस अनुच्छेद 15(3) के द्वारा स्त्रियों और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान के लिए कहा गया है। ठीक है, कहा गया है पर तो
ठोस कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए। वास्तव में इस सामान्य प्रावधान हिंदू कोड बिल को पास किए जाने और नेहरू व अन्य राजनीतिक नेताओं द्वारा स्त्रियों के अधिकारों से संबंधित जो घोषणाएं की गई थी, उससे ऐसा लग रहा था कि महिलाओं की समानता का लक्ष्य बस प्राप्त ही हो गया। ठीक है, नेहरू जी जो द्वारा जो घोषणाएं की गई थी और हिंदू कोड बिल जो पास किया गया था, उससे ऐसा लग रहा था कि बस अब तो महिलाओं की जो समानता का जो लक्ष्य है बस प्राप्त हो गया। अब तो महिला और पुरुष बिल्कुल समान है, समानता स्थापित हो गई है, बस लक्ष्य एकदम प्राप्त है। परंतु ऐसा वास्तव में ऐसा ये केवल एक भ्रम था। ठीक है, भ्रम की तरह था महिलाओं की समानता के लिए ऐसी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। ठीक है, महिलाओं सिर्फ एक भ्रम था ये, उसके लिए कोई वास्तव में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। ये है कि एक देश के विकास के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और उच्च रोजगार उपलब्ध कराना, इन सभी का उद्देश्य किसी देश की आर्थिक भलाई और उसके लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना है। एक देश के विकास के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और उच्च रोजगार उपलब्ध कराना है, इन सभी का जो उद्देश्य है किसी देश की आर्थिक भलाई और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। देश की आर्थिक भलाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, आर्थिक विकास के संदर्भ में जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा सभी लोगों की संसाधनों तक पहुँच के रूप में परिभाषित किया जाता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और सभी लोगों की संसाधनों तक पहुंच है, इसे परिभाषित किया जाता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण हो, चिकित्सा में सुधार हो, किफ़ायती आवास हो, स्वच्छ वातावरण हो और अपराध का दर जो है वो बहुत कम हो। इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है। ठीक है, ये इन्हीं तक लिंग और विकास इन्हीं कारणों में से कई पर विचार करता है। ठीक है, इन कारणों पे विचार करता है और अन्य कारणों पे विचार करता है। 1950 के दशक में जब आर्थिक विकास के अध्ययन ने पहली बार महिलाओं को अपने प्रवचन में लाया, कल्याणकारी नीतियों के विषय के रूप में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1950 के दशक में आर्थिक विकास के अध्ययन में पहली बार महिलाओं के बारे में बात की गई थी। कल्याणकारी नीतियों के विषय के रूप में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। विकास में महिलाओं का ध्यान पूरे दशक में बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, विकास में जो महिलाओं का ध्यान है ना पूरे दशक में बढ़ा और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं की स्थिति पर सुधार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्य कई क्षेत्रों के साथ सहयोग करने के लिए एक लंबे समय तक कार्यक्रम विकसित करने का आह्वान किया। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, महिलाओं के बारे में सोचने के लिए कई सहयोग किए गए और उसके ऊपर कई कार्यक्रम विकसित किए गए। ठीक है, विकासशील देशों में महिलाओं की उन्नति में सुधार हुआ, जिससे क्या हुआ था, विकासशील देशों में जो था महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार भी हुआ था। क्योंकि बोसरूप का विचार है कि विकास पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। जो विकास जो होता है वो पुरुषों पर उसका अलग प्रभाव पड़ता है और महिलाओं पर अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो प्रभावित करता है पुरुष को और महिलाओं को। इसलिए विकास के साथ लिंग के संबंध का अध्ययन ने विद्वानों और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं के बीच प्रमुख रुचि पैदा की, जिसके कारण क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं में जो ना रुचि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इस क्षेत्र में प्रमुख सैद्धांतिक बदलाव आए और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। उदारवादी नारीवाद ये मानते हैं कि महिलाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करके और समान अवसर कार्यक्रम शुरू करके महिलाओं की प्रथागत अपेक्षाओं को तोड़कर समाज में महिलाओं के नुकसान को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, उदारवादी नारीवाद का क्या मानते हैं कि महिलाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और समान अवसर, उन्हें जो अवसर है वो समान मिलने चाहिए। जिस प्रकार पुरुषों को अवसर मिलते हैं उसी प्रकार महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं। समान अवसर मतलब पुरुषों को भी मिलना और महिलाओं को भी मिलना, समान, दोनों को समान मिलने चाहिए अवसर और समान अवसर कार्यक्रम शुरू करना और महिलाओं की प्रथागत जो उन पे जो प्रथाएं लगाई गई, जो उन पे जो बीड़ियाँ जो लगाई गई है रीति रिवाजों की, उन्हें तोड़ना
और समाज में महिलाओं के नुकसान को, समाज में महिलाओं के साथ जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी उनकी स्थिति जो इतनी ख़राब है, वो महिला समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, समाज में महिलाओं के नुकसान को समाप्त किया जा सकता है इन सारी चीज़ों को तोड़ के, जो भी ये अच्छी शिक्षा दे के, समान अवसर प्रदान करके, उनकी प्रथाओं को तोड़कर समाज में जो भी महिलाओं के साथ नुकसान हुआ ना, उसे समाप्त किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।